नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था नीति के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। नीति दस्तावेज देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत द्वारा अपनाए जाने वाले विजन और रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है। इसका उद्देश्य भारत की जीडीपी में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ाना है। इसके साथ तटीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाना, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना और समुद्री क्षेत्रों के संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रारूप में 7 विषयगत क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन के लिए राष्ट्रीय लेखांकन ढांचा। दूसरा है तटीय समुद्री स्थानिक नियोजन और पर्यटन। तीसरा है समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि और मत्स्य प्रसंस्करण। चौथा है विनिर्माण, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास। पांचवा है पार लदान सहित अवसंरचना और शिपिंग। छठा है तटीय और गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय ऊर्जा तथा 7वां है सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता। नीली अर्थव्यवस्था के महत्व की बात करें तो भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर की तटरेखा है। भारत में लगभग 199 पत्तन हैं, जिनमें 12 प्रमुख पत्तन हैं, जो प्रतिवर्ष लगभग 1400 मिलियन टन कार्गो का संचालन करते हैं। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के साथ 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारतीय तटीय अर्थव्यवस्था 40 लाख से अधिक मछुआरों और तटीय समुदायों को आजीविका संबंधी सहायता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 को नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने गति प्रदान की है। नीली अर्थव्यवस्था को संपूर्ण समुद्री संसाधन तंत्र संरचना और देश के विधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तटीय समुद्री क्षेत्रों में मानव निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचे की संपूर्ण प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे वस्तु और सेवा उत्पादन में सहायता प्राप्त होती है। नीली अर्थव्यवस्था का आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सततता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ स्पष्ट संबंध है। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 12,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन एक परिणाम आधारित और उत्पाद केंद्रित योजना है। इसके अंतर्गत देश में उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। दूरसंचार विभाग द्वारा नई योजना लागू की जाएगी। ये कदम मोबाइल उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक घटकों, चिकित्सा उपकरणों और सक्रिय औषधि सामग्री में पीएलआई योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत को दूरसंचार उपकरणों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। आइए अब योजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। निवेशक को न्यूनतम निवेश सीमा के 20 गुना तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर सकें। विभिन्न श्रेणियों और वर्षा के लिए प्रोत्साहन संरचना 4% से 7% के बीच होती है। इसमें शामिल क्षेत्र कोर ट्रांसमिशन उपकरण, अगली पीढ़ी के 4G या 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण है। इसके साथ एक्सेस एंड कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सेस करने वाले उपकरण और अन्य वायरलेस उपकरण और स्विच, राउटर आदि जैसे एंटरप्राइज उपकरण शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और अन्य के लिए 100 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2019-20 को गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। यदि योजना के महत्व की बात करें तो दूरसंचार उपकरणों के अत्यधिक आयात को कम करने में सहायक होगी। मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा और कर राजस्व उत्पन्न हो पाएगा। अगली खबर बाल अधिकारों से संबंधित है। मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। संशोधनों का उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण को सुदृढ़ करना है। आइए अब आपको बताते हैं इसके मुख्य संशोधन। जघन्य अपराधों की परिधि या परिभाषा को सीमित किया जाएगा। अब जिन अपराधों के लिए न्यूनतम दंड 7 वर्ष से कम है, उन्हें गंभीर और जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्तमान में अधिनियम में 3 श्रेणियों के तहत अपराध शामिल हैं, जिसमें छोटा, गंभीर और जघन्य अपराध शामिल हैं। जघन्य अपराध करने के आरोपी किशोर को वयस्क के रूप में माना जाता है यदि वो 16 से 18 वर्ष का है। बच्चों की परिभाषा में तस्करी या मादक द्रव्यों के दुरुपयोग या बाल श्रम से पीड़ित या उनके अभिभावकों द्वारा त्याग दिए गए बच्चों को शामिल करके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार किया जाए। बाल कल्याण समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, जो बच्चों
की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता पर निर्णय लेते हैं और उनकी पृष्ठभूमि की जांच को अनिवार्य करते हैं। इसमें जिलाधिकारियों को सशक्त बनाया गया है। अब वे जिला बाल संरक्षण यूनिट की अध्यक्षता करेंगे। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने के इच्छुक लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे। डीएम और अतिरिक्त डीएम मामलों में तेजी से निपटारे और जवाबदेही बढ़ाने के लिए दत्तक ग्रहण आदेश जारी कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति विशेष किशोर संरक्षण एककों और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन करेंगे। अगली खबर रिजर्व बैंक से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो इन शर्तों को पूरा करती हो, जैसे आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से जुड़ी हो, जिसकी वित्तीय परिसंपत्ति उसकी कुल संपत्ति का कम से कम 60% हो। कुल संपत्ति में से 50% से कम हिस्सा व्यक्तियों के लिए आवास वित्त पोषण के लिए नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक से आरबीआई को सौंप दिया गया था। नए निर्देशों का उद्देश्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के किसी भी मामले का इस रीति से संचालन करना है जिससे निवेशकों और जमाकर्ताओं को कोई क्षति न पहुंचे। इसके मुख्य निर्देशों में शामिल हैं निर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए चल निधि जोखिम प्रबंधन, चल निधि अवरोधों के प्रति लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए चल निधि व्याप्ति अनुपात को बनाए रखना। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंतर्गत एलसीआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति और कुल शुद्ध नकदी प्रवाह का अनुपात है। लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए निर्दिष्ट ऋण मूल्य अनुपात है। एलटीवी संपत्ति के मूल्य से ऋण के आकार का सबसे बड़ा स्वीकार्य अनुपात है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को अपने स्वयं के शेयरों के लिए ऋण देने से प्रतिबंधित किया गया है। अगली खबर व्यापार जगत से। मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत दो व्यापार भागीदार सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाने के अलावा उत्पादों के एक समूह पर प्रशुल्कों में कटौती करते हैं या प्रशुल्क समाप्त करते हैं। भारत मॉरिशस सेक्पा की मुख्य विशेषताएं। ये किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाला प्रथम व्यापार समझौता होगा। ये समझौता एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं में व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को शामिल करेगा। ये दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसे बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वर्ष 2005-06 से 233% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये व्यापार वित्त वर्ष 2019-20 में $690.02 मिलियन तक पहुंच गया था। भारत और मॉरिशस के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संपन्नता, विकास आधारित सहयोग, रक्षा और समुद्री साझेदारी और लोगों के परस्पर जुड़ाव आदि से निर्मित हुए हैं। भारत ने वर्ष 2016 में मॉरिशस को $353 मिलियन अमेरिकी का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया था। इसके अलावा मॉरिशस वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा शीर्ष स्रोत था। आइए अब आपको बताते हैं व्यापार समझौतों के प्रकार। अधिमान्य व्यापार समझौता एक समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों के प्रवेश का अधिमान्य अधिकार प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ उत्पादों की एक सकारात्मक सूची को बनाए रखा जाता है। उन उत्पादों पर दो भागीदारों द्वारा अधिमान्य पहुँच प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। दूसरा है मुक्त व्यापार समझौता। यहाँ उन देशों द्वारा उत्पादों और सेवाओं की एक नकारात्मक सूची को बनाए रखा जाता है जिन पर एफटीए की शर्तें लागू नहीं होती हैं। इसलिए ये पीटीएस की तुलना में अधिक व्यापक है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सेका ये अधिमान्य व्यापार समझौते और मुक्त व्यापार समझौतों से व्यापक है और व्यापार प्रशुल्कों पर चर्चाओं को शामिल करता है। व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता सेपा ये सेका की तुलना में अधिक व्यापक है और इसमें व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स सीडीएस। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण चूक स्वैप यानी सीडीएस पर दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया है। सीडीएस बीमा का एक रूप है जिसे एक बॉन्ड निवेशक निगम द्वारा संभावित डिफॉल्ट के विरुद्ध खरीदा जाता है। यदि अंतर्निहित बॉन्ड में कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो सीडीएस का जारीकर्ता डिफॉल्ट के लिए भुगतान करता है। जोखिम के लिए एक प्रीमियम शुल्क आरोपित किया जाता है। सीडीएस बीमा कंपनी या किसी भी अनुमत विनियमित
वित्तीय इकाई द्वारा जारी किया जाता है। RBI ने वर्ष 2011 में CDS को प्रारंभ करने के निर्णय को स्थगित कर दिया था, क्योंकि CDS को वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वनस्पति संरक्षण और वनस्पति क्वारंटीन पर उपमिशन। वनस्पति संरक्षण और वनस्पति क्वारंटीन पर उपमिशन यानी SMPPQ कृषि और किसान मंत्रालय की हरित क्रांति के तहत एक उपयोजना है। SMPPQ के तहत कीटों, रोगों, खरपतवारों आदि के प्रकोप से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज की क्षति को न्यूनतम करने के लिए विनियामक निगरानी, देखभाल और क्षमता निर्माण आदि कार्य किए जाते हैं। इसमें कई घटक शामिल हैं, जैसे टिड्डियों पर नियंत्रण और अनुसंधान सहित भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना, भारत में वनस्पति क्वारंटीन प्रतिष्ठानों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान। सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत पूंजीगत खरीद के अंतर्गत सशस्त्र बलों में उप प्रमुख से निचले स्तर के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की है। ये पहली बार है जब सशस्त्र बलों में वित्तीय शक्तियों को उप प्रमुख स्तर से नीचे के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है। ये कदम एक मजबूत रक्षा औद्योगिक तंत्र के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप है। इको पैक्ट ग्रीन कंक्रीट ये एक उच्च निष्पादन क्षमता युक्त संधारणीय और चक्रीय निर्माण कार्य के लिए प्रारंभ की गई कंक्रीट की नवीन अल्प कार्बन युक्त श्रृंखला है। इसमें मानक कंक्रीट की तुलना में 30 से 50% कम कार्बन सामग्री शामिल है। इसके अलावा ये पारंपरिक कंक्रीट की तुलना में बेहतर स्थायित्व और परिष्करण युक्त है। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जन्मभूमि चमोली जिले का रेनी गांव हाल ही में उत्तराखंड में हिमनद झील के टूटने से क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। ये ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई के विरुद्ध और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक विद्रोह था। आंदोलन का चिपको नाम आलिंगन शब्द से संबद्ध है, क्योंकि ग्रामीणों ने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया था। मैग्नेटोफ्लूडिक्स। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने द्रव की अल्पमात्रा के वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए मैग्नेटोफ्लूडिक्स आधारित तकनीक का उपयोग किया है। मैग्नेटोफ्लूडिक्स एक अनुसंधान क्षेत्र है। ये चुंबकत्व और द्रव प्रभाव से प्रेरित प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो सूक्ष्म स्तर पर नए अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इंकजेट मुद्रण, DNA प्रतिरूपण और सतह प्रतिरूपण में द्रव का वाष्पीकरण महत्वपूर्ण है। सीमा सड़क संगठन। हाल ही में केंद्रीय बजट 2021-22 में सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए BRO के लिए वित्तीयन में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य है। BRO देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण से जुड़ा है। ये 21 राज्यों, एक संघ शासित प्रदेश जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, और अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में निर्माण कार्यों का संचालन करता है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF। भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को UNCDF के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। UNCDF विश्व के 46 अल्प विकसित देशों में निर्धनों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ये अनुदान और ऋण के माध्यम से पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों की अनुपूर्ति द्वारा विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में सहायता करने के लिए अधिदेशित है। इस अधिदेश को वर्ष 1973 में संशोधित किया गया था, किंतु ये सर्वाधिक आवश्यकता वाले देशों के लिए किया गया संशोधन था, न कि विशेष रूप से LDCs को संदर्भित था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।